बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कई सालों बाद परदेश से लौटा। जो ही घर में कदम रखा तो हर कोई मुझे शिकायती नजरों से देखने लगा और बोले, कम से कम आज तो ऑफिस से जल्दी आ जाते, तुम्हारे बेटी की पहली सालगिरह है। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। भला मेरा कौन सा बच्चा? कि अचानक मेरी बीवी गोद में एक साल का बच्चा उठाए मेरे पास आई और बोली, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, कल रात भी आपने मेरे साथ। मैं कई सालों से दुबई में मुकीम था। मेरा जीना मरना अब दुबई में ही था। यहाँ मेरी अलग ही दुनिया थी। मैं पाकिस्तान में बसने वाले अपने लोगों को भूल चुका था और मुझे गुमान था कि शायद वो भी मुझे भूल चुके होंगे। मगर कयामत तो मुझ पर तब टूटी जब पाकिस्तान से मेरा एक जानने वाला दुबई आ गया था। मैं एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था। तभी एक वेटर मेरे पास आया और बोला, आप तो वकास है ना? मैंने वेटर की जानिब देखा था तो मैं उसे एक लम्हे में पहचान गया था। वो मेरे बचपन का दोस्त रमीज था। मगर मैंने यूं ही जाहिर किया जैसे मैं तो उसे जानता ही नहीं। एक तो हम दोनों की हैसियत में बहुत फर्क आ गया था। फिर मुझे इल्म था कि अब ये मेरी जान को आ जाएगा और गुजारिश करेगा कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ कर दे, जबकि मेरे पास इन झमेलों के लिए वक्त नहीं था। मैं बोला, आप कौन? रमीज के चेहरे पर अजीब से तासुरात दर आए थे। वो कहने लगा, वकास क्या हो गया आपको? अभी 2 हफ्ते कबल ही तो हमारी मुलाकात हुई थी और फिर मैं यहाँ आ गया काम के सिलसिले में। मुझे तो हैरत इस बात की है कि जब मैं आपसे मिलने घर आया था तब आपने मुझसे क्यों ना कहा कि आप भी दुबई आ रहे हैं। मुझे रमीज की जहनी हालत पर शुबा हुआ था। मैं बोला, तुम ये क्या और फॉल कह रहे हो? मैं पिछले कई सालों से दुबई में मुकीम हूँ। रमीज हंस दिया और बोला, भाई आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ मुकीम होते तो फिर आपकी औलाद कैसे होती? रमीज तो अब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं उठकर वहां से बाहर निकल आया जबकि मेरा दिमाग आंधियों की जद में था। रमीज ये सब क्या कह रहा था? मैं मान लेता कि उसे मुझे पहचानने में गलतफहमी हुई है, मगर उसने तो मेरा नाम ठीक ठीक बताया था। मैं अपने घर वापस आ गया था। मैं स्टोर रूम में चला गया। वहां काट कबार पड़ा था। वो चीजें थी जो बेकार थी, जैसे कि मेरी फैमिली के खत और तस्वीर। ये सब मैंने बेकार समझकर स्टोर रूम में फेंक दी थी। मैं वो खत खोलकर देखने लगा था। आखिरी खत मुझे 2 साल कबल आया था। वो खत मेरी बीवी की जानिब से था। उसमें लिखा था कि आप जल्द से जल्द वापस लौट आए। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आपके बगैर एक एक लम्हा मुझ पर कयामत की तरह गुजरता है। मैंने वो खत एक जानिब फेंक दिया था। मुझे याद है 6 साल कबल मेरी शादी हुई थी। मेरी फुप्पो की बेटी थी वो। मैं कम उम्र था। वो भी नाजुक सी थी। बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी वो। मुझे देखकर जब हंसती थी तो दिल उछलकर हलक में आ जाता था। ऐसा ही लगता था जैसे जिंदगी किसी शायर का शेर है। अब तो उम्र उसकी घनी जुल्फों के साए में ही बसर होना थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही अरसे बाद हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। अब्बू ने कहीं से पैसे पकड़कर मेरे लिए दुबई का वीजा लगवा दिया था। वो जमाना भी अच्छा था। बहुत जल्दी मेरा वीजा लग गया था। महज 2 माह के बाद ही मैं दुबई आ गया था। अपने पीछे मैं रोती धोती बीवी को छोड़ाया था। सच कहूं तो उज़्मा से रुखसत होते हुए मैं भी रो दिया था। मुझे ड्राइविंग आती थी। लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हो गया था। तभी मुझे अच्छी मुलाजमत मिल गई थी। मुझे एक बहुत ही बड़े शेख ने अपने यहाँ ड्राइविंग के लिए रख लिया था। मैं बहुत से पैसे घर भेजता था। मेरी बीवी का फोन आता तो वो बहुत रोती रहती थी। वो कहती कि मुझे पैसों की नहीं, आपकी जरूरत है, प्लीज जल्दी वापस आ जाए। मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं उज़्मा को समझाने लगता था और कहता था कि मैं एक ही बार में बहुत सा पैसा कमाकर वापस आना चाहता हूँ ताकि कोई छोटा मोटा सा कारोबार शुरू कर सकूं और फिर सारी जिंदगी तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊं। वो मेरे वादों पर एतबार करती थी। मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा था, मगर मैं मर्द था। मैं दुबई की रंगीनियों में खोकर रह गया था। दिल भी बहल गया था, जबकि उज़्मा ने जिंदगी की तमाम खुशियां मेरी मोहब्बत में खुद पर हराम कर ली थी। मैं सोचों में गुम था कि क्या रमीज सच कह रहा था या फिर मेरे साथ मजाक कर रहा था। 2 हफ्ते कबल मुझसे कैसे मिल सकता था वो? मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इतना अरसा पाकिस्तान वापस नहीं गया तो यकीनन वो मेरे साथ मजाक कर रहा था या शायद तंज कर रहा था। इसीलिए मैंने अपना सर झटक दिया और मीटिंग की तैयारी करने लगा। आज शाम की मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं वहां चला गया और मुमकिन हद तक रमीज से होने वाली अपनी मुलाकात को दिमाग से निकाल दिया था। जबकि रही बात उज़्मा की, तो वो बेचारी कई बरस पहले ही मेरे दिल में अपना मकाम खो चुकी थी। खैर मेरी शाम बहुत मसरूफ रही थी। रात भी यूं ही गुजर गई थी, मगर जब मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटा तो फिर से रमीज का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। उसकी बातें मेरे दिमाग पर हथौड़ी की तरह बरस रही थी। मैंने सारी रात बड़ी परेशानी में गुजार दी थी। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सुबह फिर से रेस्टोरेंट जाऊंगा और जाकर रमीज से मिलूंगा। फिर पता चलेगा कि उसने मुझसे जो बातें की हैं वो सच है या नहीं। सुबह मुझे ऑफिस तो जाना था, मगर मैं नहीं किया क्योंकि उस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मसला रमीज से मुलाकात का था। रात भी बेख्वाबी में बसर हुई थी, इसीलिए सुबह देर से उठा था। दोपहर 2 बजे के करीब मैं रेस्टोरेंट चला गया था। मैं जाकर नशिस्त पर विराजमान हो चुका था। मुझे इस बात का कामिल यकीन था कि जैसे ही रमीज की नज़र मुझ पर पड़ेगी वो मेरे पास जरूर आएगा। वही हुआ जिसके मुतालिक मैंने सोचा था। जैसे ही मेरा खाना आया रमीज भी मेरे पास आ गया था। वो कहने लगा, वकास भाई कैसे हो? मैंने सर हिला दिया तो वो फिर बोला, भाई आपको जॉब वगैरह मिल गई है क्या? अगर नहीं मिली तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे रमीज की बातें उलझा रही थी, इसीलिए मुझे गुस्सा भी आ गया था।
मैं बोला, क्या मैं पिछले 6 बरस से दुबई में इसीलिए मुकीम हूँ कि रमीज आएगा पाकिस्तान से और वही मुझे जॉब ढूंढ कर देगा? मेरी बात सुनकर रमीज हंस दिया था और बोला, वकास भाई, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। इतना तो मुझे इल्म है कि आप मेरे बाद ही दुबई आए हैं, क्योंकि मैं तो आपसे मिलकर आया था। मैंने माथे पर बल डाल ली और बोला, वकास, अगर ये मजाक है तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। अब की बार रमीज के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो कहने लगा, भाई, मैं सिर्फ इसलिए आपके पास हाल अहवाल मालूम करने आ जाता हूँ कि बचपन की दोस्ती है। मुझे आपके काम आकर बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर आपको ये दुआ सलाम पसंद नहीं है तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे। इतना कहकर वकास चला गया था, जबकि वो मुझे बहुत बड़ी टेंशन में डाल गया था। मैंने दिल में सोचा कि रमीज, अल्लाह ने तो मुझे यहाँ पर बहुत खुश रखा हुआ था, मगर तुमसे मुलाकात करने के बाद मेरी खुशी गारत हो गई है। अब मुझे इस बात की फिक्र थी कि मेरे घर में कौन था जिससे रमीज मिलकर आया था। मैं जितना इस मामले के मुतालिक सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। मैंने अपने जहनी सुकून के लिए फैसला किया था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, वहां जाकर हालात मालूम करूंगा। मैंने तो सोचा था कि पाकिस्तान जाने का फैसला मुझे मुतमईन कर देगा, मगर मेरे जहन के दबाव में मजीद इजाफा हो गया था। वालिदैन की मासूम सूरतें मेरे निगाहों के सामने घूमने लगी थी। मैंने पिछले 4 साल से उनसे कोई रब्ता नहीं किया था, क्योंकि हर फोन कॉल पर वो मुझे वापस आने का कहते थे। मैं इसे एक सवाल से तंग आ गया था, इसीलिए उनसे बातचीत करना ही छोड़ दिया था। मैं बस हर माह उन्हें खती रकम भेज दिया करता था, और यूं लगता था कि जैसे मैंने अपना हर फर्ज निभा दिया हो। मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन था। ये सोचता कि न जाने मेरे वालिदैन हयात भी होंगे या नहीं, तो आंखें भीग जाती थी। अब बस बहुत हो गया था, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा था। मैं चाहता था कि एक लम्हे में सारी मुसाफत तय करके अपने घर जा पहुंचूं। मैंने अपने लिए टिकट कराई और वापसी के सफर पर रवाना हो गया था। जहाज ने जब लैंड किया तो मेरे दिल की अजीब सी हालत हो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैंने अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर अपनी इज्जत बचाई थी। मैं अपने इलाके की जानिब रवाना हुआ तो सोचों ने मुझे झंझोड़ना शुरू कर दिया था। एक ही सवाल बार बार सर उठा रहा था कि वकास, जब तुमसे तुम्हारे वालिदैन पूछेंगे कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी वापसी में, तो क्या जवाब दोगे? वो जो 2 माह की दुल्हन को छोड़कर आए थे, उसकी नजरों का सामना कैसे करोगे? मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि वो लोग मुझे अपने घर में दाखिल भी होने देंगे या दरवाजे से ही धुतकार देंगे। मैं खुद से जंग में मसरूफ था, इसीलिए मुझे रमीज की बातें भूल गई थी। मैं अपने मोहल्ले में जा पहुंचा था। घर के दरवाजे के सामने खड़ा था तो दस्तक के लिए हाथ ही नहीं उठता था। मेरे हाथों में लर्जिश थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनों का सामना ही कर लेता। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। थोड़ी देर बाद अब्बू ने दरवाजा खोला था। वो बहुत ज़ईफ हो चुके थे। उन्होंने फ़कत मुझ पर एक नज़र डाली थी और रास्ता छोड़कर घर में दाखिल हो गए थे। मैं उनसे गले मिलना चाहता था, मगर इसकी तो उन्होंने मुझे मोहलत ही नहीं दी थी। मेरा दिल पारा पारा हो गया था। खैर, मैंने सोचा कि ये भी उनकी नाराज़गी का इजहार है। सोचा अगर अम्मी ने भी ऐसा किया तो मैं उनके कदमों में गिर जाऊंगा और तब तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक मुझे माफ़ी ना मिल जाए। मैं घर में दाखिल हो गया था। अब्बू की आवाज़ आई थी। वो कहने लगे, आ गया है तेरा लाडला, जिसे न घर की परवाह है न बाहर की, बस अपनी ही मसरूफियात है। मैं आगे बढ़ता गया तो सहन में चारपाई पर बैठी एक बुढ़िया पर नजर पड़ी थी। मेरा कलेजा कट गया था। उन्होंने मुझे देखा और कहने लगी, अब भी आने की क्या जरूरत थी भला? इतना तकल्लुफ भी मत करते। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी बीवी बहुत गुस्से में है। आज तो तुम्हारे बेटी की पहली सालगिरह थी। मैंने सुबह काम पर जाने से पहले तुम्हें याद दहानी भी करवाई थी, मगर तुम पर तो काम का जुनून सवार है। मेरी अम्मी न जाने क्या कुछ कहती चली जा रही थी। आज मैं पूरे 6.5 साल बाद वापस आया तो वो मुझे कह रही थी कि मैंने सुबह तुमसे कहा था कि काम से जल्दी वापस आ जाना। मुझे लगा था कि शायद बढ़ती उम्र के बायस अम्मी का जहनी तवाजुन गड़बड़ा गया है, तभी तो ये सब कह रही है। मैंने अम्मी के कदमों पर हाथ रख दिया था। तब अम्मी ने चौंक कर मेरी जानिब देखा था। उनका दिल एक लम्हे में पिघल गया था। उन्होंने अपने पहलू में मुझे बैठने को कहा था। मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। इतनी देर में मेरी बीवी मेरी उज़्मा कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने गोद में एक बच्चा पकड़ा हुआ था। मेरी तरफ देखकर वो बोली, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कभी उसकी जानिब देखता तो कभी बच्चे की जानिब। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। उज़्मा कहने लगी, वकास, आप बहुत संगदिल हैं। इतना कहकर वो रोने लगी थी। फिर बोली, शादी के पूरे 5 साल बाद अल्लाह ने हमें औलाद दी थी। हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मज़ार, कोई धागा, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा। जब अल्लाह ने हमारी सुन ली तो हम बेइंतहा खुश हो गए थे। आपने मुझसे वादा किया था कि बेटा हो या बेटी, आप अपनी औलाद को हमेशा हर चीज़ पर मुकद्दम रखेंगे, मगर आप वादा खिलाफ निकले। आपने अपना वादा तोड़ दिया। आज मैंने अपनी बेटी की छोटी सी सालगिरह मनाई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप और नबील मिलकर केक काटेंगे, मगर आप नहीं आए। मैं उज़्मा की बातें सुनकर दंग रह गया था कि मेरे घर वालों को हो क्या गया था। और ये बच्चा मेरा नहीं था। इसकी तो शक्ल भी मुझसे नहीं मिलती थी। उज़्मा बोली, ये बच्चा पकड़े, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वो बच्चा भी मेरी जानिब हुमक रहा था, जैसे मुझसे उसकी बड़ी जान पहचान हो। मैंने उसको पकड़ने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए थे। मैं बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है। तब मेरी अम्मी बोली, फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर से खाना खाकर आए हो,
तभी तो नबील की पहली सालगिरह तुम्हें याद नहीं रही। उस्मा, कोई जरूरत नहीं है इसे खाना पूछने की, बल्कि कल से तुम इसके लिए खाना बनाना ही मत। रोज रोज रिस्क जाया होता है, अल्लाह को ये बात नापसंद है। उस्मा मुझे घूर कर वापस कमरे में चली गई थी, जबकि मैं सख्ती के आलम में अम्मी के पास बैठा रह गया था। फिर वो मुझे देख कर बोली, जाओ अब तुम भी अपने कमरे में चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? मैं उठकर कमरे में आ गया। सारा कमरा नबील नामी बच्चे के खिलौनों से भरा पड़ा था। मैं तो बहुत आरामदेह जिंदगी गुजारने का आदी हो चुका था। अब ऐसा बिखरा हुआ कमरा देखकर मैं परेशान हो गया। उस्मा ने मुझ पर एक नजर डाली थी और फिर उसने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। बड़ी देर हम दोनों में खामोशी हैल रही थी। फिर मैं बोला, उस्मा ये सब क्या है? उस्मा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, कल सारी रात हम दोनों मियाँ बीवी जागते रहे, प्लानिंग करते रहे कि नबील की सालगिरह कैसे मनानी है, और आज आप इतनी लेट आए हैं। सच कहूँ तो आपसे बात करना तो दूर की बात है, मेरा दिल तो आपकी शक्ल देखने को भी नहीं कर रहा। मैं सख्ते की हालत में था कि ये सब मेरे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। मैं ये मान ही नहीं सकता था कि उस्मा को इल्म ही नहीं था कि मैं 6 साल बाद वापस आया हूँ। मैं एक झटके से अपनी जगह से उठा और उस्मा के रूबरू जाकर बैठ गया और उसे घूर कर बोला, अपना ड्रामा बंद करो, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? तुमने मेरे साथ बेवफाई की है ना? ये बच्चा किसका है? मेरी बात सुनकर उस्मा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। फिर वो फुनकार कर बोली, आपकी बात का यही जवाब बनता है। इतना कहकर वो बच्चे को थाम कर बाहर निकल गई थी, जबकि मैं अपना गाल सहलाता रह गया था। न जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मैं अपने कमरे के बिस्तर पर बैठा ख्यालात की दुनिया में दुबई जा पहुंचा था। मैं जिस शेख के घर ड्राइविंग के फ्राइज सर अंजाम दे रहा था वो बहुत ही अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल भी रखता था। उसने मुझे अच्छी खासी सहूलियात भी दे रखी थी। उस शेख की बीवी भी बहुत अच्छी थी। मुझे कहा करती थी कि तुम मुझे अपनी माँ समझो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बिला झिझक मुझसे कह सकते हो। मैं शेख की बीवी को अस्पताल और ग्रोसरी स्टोर लेकर जाया करता था, जबकि उनकी इकलौती बेटी को कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप भी किया करता था। उसका नाम ताहिरा था। वो बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। मैंने महसूस किया था कि वो मुझे देखकर बहुत खुश होती है। वो बहाने बहाने से मुझसे बातचीत करने की कोशिश किया करती थी। मैं उसे नज़रअंदाज कर दिया करता था, क्योंकि मेरे लिए सबसे अहम मेरी बीवी उस्मा थी। वो एक नेक और वफाशोहर बीवी थी। मैं उसको चीट नहीं करना चाहता था। यूं ही वक्त गुजरता गया और ताहिरा मुझे तोहफे तोहफे भी देने लगी थी। एक दिन उसने जुर्रत करके मेरा हाथ थाम लिया और मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, वकास, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों करते हो? क्या तुम्हारी नज़र में मेरी और मेरी मोहब्बत की कोई वक़्त नहीं है? अगर तुमने प्यार का जवाब प्यार से ना दिया तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। मुझे दुबई आए हुए पूरा 1 साल बीत गया था। अब तो उस्मा की याद भी बहुत कम कम ही आया करती थी। मेरे सामने एक बहुत ही हसीन और हम उम्र सी लड़की खड़ी इज़हार मोहब्बत कर रही थी तो मैं बहक गया था। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और वो मुस्कुराती। अब हम दोनों कॉलेज जाते वक्त ढेरों बातें किया करते थे। एक दूसरे को देखना बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लगता था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो बस ताहिरा के दम से ही है। मैं तो बाकी हर चीज़ को भूल गया था। हम दोनों का ये बेनाम सा रिश्ता 1 साल मजीद चलता रहा और फिर मेरा शेख इंतकाल कर गया। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान था। उसके पास करोड़ों की जायदाद थी। वो सारी जायदाद ताहिरा और उसकी अम्मी के नाम पर मुंतकिल हो चुकी थी, मगर वो दोनों बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्हें बिजनेस वगैरह संभालने का कोई तजुर्बा नहीं था। उन्हें एक निगरान की भी ज़रूरत थी। ताहिरा की वालदा ने बिजनेस के मामला संभालने के लिए मुझे चुन लिया था। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। वो कहने लगी, तुमने हमारे बिजनेस को डूबने नहीं देना। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुमने मेरे शौहर की सीट पर जाकर बैठ जाना है और काम देखते रहना। बाकी मामला देखने के लिए बिजनेस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उन्होंने ये दरखास्त इतने मान से की थी कि मैं इनकार नहीं कर पाया था। मैं अब उनका बिजनेस संभालने लगा था। उधर मुझे हर रात पाकिस्तान से फ़ोन कॉल्स आती रहती थी। मेरे घर वाले मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं जल्द अज जल्द वतन वापस आ जाऊं। मैं उनकी डिमांड से परेशान होकर रह गया था। उन्हीं दिनों में ताहिरा ने मुझे शादी की ऑफ़र की थी और मैंने ये ऑफ़र कबूल कर ली और उससे शादी कर ली। ताहिरा से शादी करके तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। वो बहुत ही हसीन सी अरबी लड़की थी। वो मुझे बहुत खुश रखती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जबकि पाकिस्तान से आने वाली कॉल से अब मैं फेडअप हो गया था। उन्हीं दिनों मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मैं अस्पताल के बेड पर बेहोश था तो मेरे पास मेरा मोबाइल वगैरह नहीं था, वो टूट चुका था। मैंने शुक्र किया और कहा कि खस कम जहां पाक। मैंने नया मोबाइल लिया, नई सिम ली, मगर पाकिस्तान में किसी को अपना नंबर न दिया। अब पाकिस्तान से मुझे खत आने लगे थे, जिन्हें कभी कभार तो मैं पढ़ लिया करता था, नहीं तो अक्सर मैं उन्हें स्टोर रूम में फेंक दिया करता था। ताहिरा और उसकी अम्मी का बिजनेस संभालते संभालते मैं बहुत कुछ सीख चुका था। पढ़ा लिखा तो मैं था ही, अब मेरी काफ़ी प्रैक्टिस भी हो गई थी। मैंने अपना छोटा सा बिजनेस खोल लिया था। अल्लाह पाक ने मुझे तरक्की दी थी और देखते ही देखते मेरे बिजनेस का नाम हर सू फैल चुका था। मेरी और ताहिरा की शादी को 4 बरस बीत चुके थे, मगर हम अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। मैंने ताहिरा से बात की तो वो मुझ पर चढ़ दौड़ी थी। वो बोली, हमें औलाद इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुम औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं हो। मेरी जान छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं और औलाद पैदा कर सकूं। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ताहिरा कभी मुझे ऐसी बात कह सकती है। खैर, बात पहली बार करना मुश्किल होती है,
उसके बाद तो बहुत आसान हो जाती है। ताहिरा अब हर वक्त मुझसे तलाक का मुतालबा करती रहती थी। एक दिन मैं अलमारी से अपनी शर्ट ढूंढ रहा था जब मेरे हाथ एक डॉक्टरी फाइल लगी थी। मैंने झट से वो खोल ली और ये देखकर तो जान निकल गई कि वो फाइल ताहिरा की थी, जिसमें साफ साफ दर्ज था कि उसने अपने 3 हमल गिरा दिए थे और अब वो माने हमल की गोलियां खा रही थी। मैं तो ये सब देखकर दंग ही रह गया था। वो मेरी नाक के नीचे ये सब कर रही थी। अब तो उसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था और अपना बिजनेस खुद से संभाल रही थी। इस वक्त भी वो ऑफिस में ही थी। मैंने वो फाइल उठाई और वहीं पहुंच गया। मैं बिना दस्तक दिए जब ताहिरा के ऑफिस पहुंचा तो ये देखकर जान निकल गई कि वो मुझे कंपनी के एक मुलाजिम के साथ मिलकर चीट कर रही थी। वो दोनों बहुत आगे बढ़ चुके थे। मैं चीख पड़ा था और बोला, ये सब क्या है? ताहिरा ना तो घबराई थी और ना ही शर्मिंदा हुई थी, बल्कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे तलाक दे दो, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो ऐसी बदकिरदार औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह थी भी नहीं। मैंने ताहिरा को तलाक दे दी थी। मेरा भरोसा दुनिया से उठ चुका था। मैंने अब खुद को अपने बिजनेस में मसरूफ कर लिया था। मैं तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा था जब मुझे रमीज मिल गया और फिर मेरी सारी जिंदगी बदल कर रह गई। ये उसी मुलाकात का नतीजा था कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था। मगर यहाँ आकर जो कुछ देख रहा था उससे तो यही लग रहा था कि या तो मैं पागल हो चुका हूँ या फिर पागल हो जाऊंगा। मैंने सारी रात कमरे में टहलते हुए गुजार दी थी। मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं जब जिंदगी के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान जाऊंगा तब भी मुझे मेरी उस्मा बिल्कुल पहले जैसी ही मिलेगी, शरीफ और मुखलिस। वो मुझे देखकर आंसू बहाएगी और मुझसे दरियाफ्त करेगी कि क्या आपको इतने बरसों में मेरी याद नहीं आई। मगर अब ये सब देखकर तो मेरा हर चीज से भरोसा उठ गया था। उस्मा भी बेवफा निकली थी। न जाने वो किसका बच्चा उठाए हुए थी। उसने न जाने किस तरह मेरे वालिदैन को शीशे में उतारा होगा और उन्होंने किसी तरह मेरी जगह किसी और मर्द को दे दी होगी। मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगा। वक्त गुजरता गया। सुबह हर सू फैल चुकी थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर अम्मी के पास जाकर बैठ गया। उस्मा ने नबील को लाकर मेरी गोद में डाल दिया था, जबकि मैंने जल्दी से उठाकर उसे नीचे खड़ा कर दिया था। मैंने उस्मा का हाथ पकड़ा और गुस्से से बोला, मेरा अब भी वही सवाल है, मुझे बताओ ये किसका गुनाह है? ये मेरा बच्चा नहीं है। उस्मा मुझे घूर कर बोली, क्यों? आपका बच्चा क्यों नहीं है? शादी को 7 बरस होने वाले। क्या इतने सालों में एक बच्चा भी नहीं हो सकता? मैं चिल्लाकर बोला, जब मैं इतने सालों से पाकिस्तान आया ही नहीं तो ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? अम्मी मेरी बात सुनकर हंसती थी। वो कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम तो दुबई जाने के 6 माह बाद ही लौट आए थे। मैं बोला, अम्मी आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं अपनी शादी के 2 माह बाद चला गया था। दुबई में ही मैंने दूसरी शादी कर ली, अपना कारोबार शुरू कर लिया, यहाँ तक कि अपनी दूसरी बीवी को तलाक भी दे दी। मैं अब वापस आया हूँ, तो ये सब क्या हो रहा है? उस्मा मेरे रूबरू आकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, आपको ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? आप एक 18 साल की लड़की को 2 माह की शादी के बाद छोड़कर चले गए। वहां जाकर खूब अय्याशी की, शादी भी की। अगर यहाँ मेरे कदम भटक जाते, मैं जवान जहां लड़की थी, अगर कमजोर लम्हे में बहक जाती तो। मगर मैंने अपने दिल को बंद रखा। मैंने खुद पर जबर किया। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तलाक ले लो अपने शौहर से, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। मेरे सास ससुर ने भी मेरा साथ दिया, उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया, मगर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी मोहब्बत मौसम की तरह नहीं थी जो बदल जाती। मैंने खुद को अपने शौहर की खातिर संभाल संभाल कर रखा। फिर मुझे इल्म हुआ कि आप तो वहां शादी रचा कर बैठे हैं। तब मेरा दिल कट कर रह गया था वकास। आपकी वापसी की उम्मीद भी मैंने छोड़ दी थी। अब हमारे मोहल्ले से रमीज दुबई जा रहा था तो आपकी वालदा ने उसे ये सब कहने को कहा था। मैं बोली, अम्मी इसका क्या फायदा होगा? तब जानते हो उन्होंने क्या कहा? अम्मी कहने लगी कि वकास की शुरू से ही ऐसी आदत है, ये अपनी चीज किसी को नहीं लेने देता था। अपने खिलौनों को टूट जाने के बाद भी किसी दूसरे को नहीं देने देता था। वो ये बातें सुनकर वापस जरूर आएगा। अम्मी को भरोसा था, मगर मुझे नहीं था। अम्मी की बात सच साबित हुई। आप वापस आ गए। इतने बरसों बाद जब आप वापस आए तो हमने सोचा कि आपके साथ भी वैसा ही मजाक करना चाहिए जैसा आपने हमारे साथ किया था। ये मेरा बच्चा नहीं, ये पड़ोसन का बच्चा है। हम सब ने इतने साल आपकी यादों के संग बसर कर दिए, मगर किसी को आपकी जगह नहीं लेने दी। मैं उस्मा की बात सुनकर एकदम से होश में आ गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा था। उसने एक लम्हे में मुझे माफ कर दिया था। मेरे वालिदैन ने भी मुझे सीने से लगा लिया था। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैंने अपनी कमअक्ली की वजह से खो दिया था। मुझे आज अंदाजा हुआ है कि मैं बहुत ही खुशनसीब इंसान हूँ। ऐसी खुशनसीबी हर इंसान को नहीं मिलती। मुझ पर अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं अपने वालिदैन की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद होने से पहले उनसे आ मिला हूँ। मैं दुबई में अपना बिजनेस वाइंड अप करने के लिए जाना चाहता हूँ, मगर उस्मा मुझे जाने की इजाज़त नहीं देती। वो कहती है कि आपका क्या भरोसा, आप वहाँ जाकर तीसरी शादी कर लें तो हम क्या करेंगे। मैं उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर हंस देता हूँ। अब मैं, उस्मा और मेरे वालिदैन दुबई जा रहे हैं ताकि वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस आ सकें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।